एक अगर गांव से कोई बच्चा आ रहा है, छोटा सा बच्चा, वो अगर दिल्ली जैसे शहरों में आएगा तो उसको कहीं ना कहीं लाखों फीस का देना पड़ता है। ये इंडस्ट्री फोकस ओरिएंटेड बिजनेस की तरफ हो रही है। नॉर्मल GS1 की तो प्रीलिम वो क्लियर कर लेते हैं, कट ऑफ पर CSAT में रह जाते हैं। क्रैक एकेडमी आ चुका है, रेवोल्यूशन तो ऑलरेडी आ चुका है, तो हो जाएगा दिल्ली वाली क्लास आपके शहर में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैक्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। उन बच्चों के लिए इनिशिएटिव है जो बच्चे छोटे गांव में हैं, कस्बों में हैं, तो उनके लिए हमने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा है। हम हर शहर में से 100 रत्न निकालेंगे। कोई स्टूडेंट की कहानी है जो मतलब आपने सुनी और ऐसे रोंगटे खड़े हो गए हों? ही लॉस्ट हिज मदर वाइल प्रिपेयरिंग, फिर भी उसमें इतना जज्बा था, उसने तैयारी की, पहले ही अटेम्प्ट में पेपर क्लियर किया और My God. 2 लिया। पेपर आपकी नॉलेज के साथ आपके करेज को भी टेस्ट करता है। इंडिया के टॉप ओहदे को रिप्रेजेंट करना है तो आप एक ऑलराउंडर होने चाहिए। तो मतलब प्रॉपर अग्नि परीक्षा से होके वो आपको जाना पड़ेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट इनिशिएटिव उन बच्चों के लिए है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे UPSC, PCS और SSC जैसी एग्जामिनेशन। क्रैक एकेडमी उन बच्चों की मदद करता है जो Tier 3 और Tier 4 जैसे छोटे शहरों में रह रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। क्रैक एकेडमी अब तक 5 लाख से ज्यादा बच्चे, 5000 से ज्यादा सिलेक्शंस दे चुका है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि दिल्ली वाली कोचिंग अब आपके शहर में। आज हमारे बीच में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस गेस्ट मौजूद हैं, ऋषि भार्गव सर, जो कि UPSC इंडस्ट्री के जाने माने एजुकेटर हैं। हेलो सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर, आपने बारे में बता दीजिए ऑडियंस को थोड़ा सा। थैंक यू सो मच अभिषेक। मेरा सबको नमस्कार, जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हार्दिक स्वागत है इस पॉडकास्ट में। ऋषि भार्गवा इज़ माय नेम एंड आप इसको CSAT के साथ ज़रूर जानते होंगे जी। सो बाय गॉड्स ग्रेस बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं CSAT पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारी सिलेक्शंस दे चुका हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम भी कर चुका हूँ। सो जब बात आती है CSAT क्लियर करने की तो उस वक्त डेफिनेटली मेरे को लगता है कि ऋषि भार्गवा का नाम जी 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 सर, हमने भी प्रिपरेशन करी है और जब भी CSAT की वीडियो देखी है आपकी ही देखी है मैंने। तो सर, आपको क्या लगता है UPSC इंडस्ट्री सिर्फ एक बिजनेस बन चुकी है आज के टाइम पे? मैं ये कहना चाहूँगा अभिषेक कि इसमें कुछ बात सत्य भी है, कुछ गलत भी है। अच्छा। देखिए, जब भी आप किसी भी काम को करते हो तो उसका बिजनेस एस्पेक्ट तो ज़रूर देखते जी हो। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडस्ट्री बिजनेस बन चुकी है, बट बहुत सारे ऐसे काम चल भी रहे हैं इंडस्ट्री में जिसके कारण कई बार ये एक पिक्चर सी बन गई है इंडस्ट्री की कि हाँ ये एक बिज़नेस है। हाँ। तो मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को करने के लिए उसकी बिज़नेस एस्पेक्ट देखनी ज़रूरी है, बट जब वो सेल्स लगती हैं, जब स्टूडेंट्स को तरह तरह की ऑफ़र्स दिए जाते हैं, जब बच्चों को कुछ ना कुछ बोल के, बहला के, फुसला के कोचिंग में लाया जाता है या उनको दूसरे के बारे में गलत बोला जाता है, तो उस केस में मैं बोलूँगा कि ये इंडस्ट्री फोकस ओरिएंटेड बिजनेस की तरफ हो रही है, बट नॉट एवरी। क्योंकि सर, एक अगर गांव से कोई बच्चा आ रहा है, छोटा सा बच्चा, वो अगर दिल्ली जैसे शहरों में आएगा तो उसको कहीं ना कहीं लाखों फीस का देना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि ये UPSC उन बच्चों के लिए फेयर है? UPSC की प्रिपरेशन उन बच्चों के लिए फ़ेयर है कि नहीं, वो ज़रूर हम बात कर सकते हैं। एज सच UPSC एग्ज़ाम्स तो बहुत ही फेयर मानता हूँ मैं। जी जी। अब जो तो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो डेफिनेटली आता भी है, वो डेफिनेटली फ़ीस भी देता है, वो दिल्ली जाके रहने खाने पीने का भी इंतज़ाम करता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। कई बार हमने स्टोरीज़ ये भी सुनी हुई हैं कि जो बच्चे आते हैं वो बच्चे लोन लेके आते हैं, ज़मीनें बेच के आते हैं, बट एक रे ऑफ होप भी होती है उनको कि शायद वो ऑफिसर्स बन जाएंगे, तो डेफिनेटली वो जो खर्चा है तो वो जायज़ बन जाता है। सर, जैसा कि हम अक्सर अखबार में पढ़ते हैं कि 10 लाख बच्चे ने फॉर्म भर दिए और उनमें से सिलेक्शन सिर्फ 1000 का है, तो किन किन स्टूडेंट्स को ये प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, इतना रेशियो किसी का भी नहीं, और बोलते हैं कि वर्ल्ड का 3rd टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है UPSC। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, अब आपने खुद ही बोल दिया टफेस्ट एग्जामिनेशन है, वर्ल्ड का 3rd है, तो फर्स्ट और सेकंड शायद इससे भी टफ होंगे सिलेक्शन के। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिलेक्शन प्रोसेस तो देखिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बच्चे इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि प्राइवेट जॉब्स में जॉब लॉस बहुत है। तो एक बार अगर आप ऑफिसर बन जाते हो तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में बहुत बेहतर है प्राइवेट जॉब से। जी जी। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इतने लाखों की तादाद में बच्चे
तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जैसे सर अब आपको यूट्यूब पे देखते हैं और आपके बारे में जब भी देखते हैं कि ऋषि सर सीसैट पढ़ा रहे हैं, बच्चा हम लोग मतलब हम बच्चों के अंदर होता है कि आपके बारे में जाने, तो सर आप हो मतलब आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका अंदर पैशन कैसे उठा कि यूपीएससी इंडस्ट्री में आना है, वो बच्चे बहुत जानना चाहेंगे सर इस बारे में। मेरा बेसिकली फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स, एमएससी मैथ्स की है, एमफिल मैथ्स की है। ओके, एमएससी मैथ्स एंड एमफिल मैथ्स। यूपीएससी इंडस्ट्री में मैं बाय चांस आया हूँ। अच्छा। तो उससे पहले मैं बच्चों को कैट और एसएससी की तैयारी कराता था। ओह नाइस। तो 2011 से सीसैट का पेपर यूपीएससी में इंट्रोड्यूस हुआ, अच्छा। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो उसकी बच्चों ने काफ़ी डिमांड भी थी, और वो क्योंकि नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो एक पिक्चर भी क्लियर नहीं थी। तो 2011 से पढ़ाना शुरू किया, 2014-15 तक एक रियलाइजेशन होगी कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। सो बेसिक एंट्री तो यूपीएससी की फील्ड में मैंने इस तरह की है। अच्छा सर, जैसे आपने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया होगा, अभी जैसे यूपीएससी का हम पैटर्न भी देखते हैं कि सीसैट इतना टफ हो गया कि बच्चे नॉर्मल जीएस 1 की तो प्रीलिम वो क्लियर कर लेते हैं, कट ऑफ पर सीसैट में रह जाते हैं। तो आपको क्या लगता है यूपीएससी प्रीलिम्स का सबसे बड़ा चैलेंज इस समय सीसैट ही है? देखिए, यूपीएससी का सबसे बड़ा चैलेंज चेंजिंग पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम ज़रूर मैं कहूँगा। मैं सीसैट नहीं बोलूँगा, मैं जीएस पेपर 1 नहीं बोलूँगा। उसका भी कारण जैसे आपने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन या बिज़नेस एस्पेक्ट जो है वो बहुत बड़ी एस्पेक्ट है। देखिए जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है तो उसमें लाखों यूट्यूब वीडियो बनती है। सही बात है। तो जीएस पेपर 1 की अगर आप बात करें तो उसमें लाखों वीडियोज़ ये बनी कि एलिमिनेशन प्रोसेस से जीएस पेपर 1 कर दी। जी बिल्कुल। पर पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो जीएस पेपर 1 एलिमिनेशन प्रोसेस से होता ही नहीं है। हाँ सिमिलरली सीसैट की परसेप्शन ये बनी कि ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, जी बिल्कुल। तो इसमें तो हम ऐसा करेंगे कि ट्रिक्स बता देंगे। तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आई, उसमें बच्चों को ट्रिक्स बताने लगे, बच्चे भी खुश कि चलो जी ट्रिक्स से पेपर हो जाता है। बट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड कि हर पेपर जो है वो इवॉल्व होता है। जी तो बिल्कुल। यूपीएससी सीसैट 2011 में जब आया था वो इजी लेवल का पेपर था। 2015 में ये क्वालिफाइंग पेपर बना, और उसके बाद अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो सब्सिक्वेंटली ये पेपर टफ होता गया, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये समझिए कि इतना ज़्यादा अगर यूट्यूब पे ये चर्चा करेंगे कि ये ट्रिक्स से पेपर हो जाता है तो पेपर का पैटर्न चेंज होगा ही होगा। सही बात है। और सिर्फ सीसैट का पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, एसएससी का पैटर्न भी चेंज हुआ है, बैंक पीओ का भी चेंज हुआ है, इवन एमबीए एंट्रेंस टेस्ट लाइक कैट, एक्सएटी, इनका भी पैटर्न चेंज हुआ है। बिकॉज हर एग्ज़ाम, हर प्रोसेस इवॉल्व करता है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ इवॉल्व होना एक एग्ज़ाम की नेचर है। अगर आप आज से अगर आप 1980 से 1985 का अगर आप आईआईटी एंट्रेंस का पेपर देखो तो वो आज की डेट में बच्चे 11th-12th में वो चीज़ें पढ़ते हैं जो उनके एंट्रेंस टेस्ट में आई हुई हैं। जी जी तो ऑब्वियस है ये तो कि पेपर बेटर ही होगा हर साल। जी बिल्कुल। पर बच्चों ने इसको ये मान लिया कि क्वालिफाइंग पेपर है। बहुत सारे टीचर्स का भी इसमें हाथ है कि जीएस पेपर 1 वाले टीचर कहते हैं ये तो हो जाएगा, राइट। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब 700 से 800 घंटे जीएस पेपर 1 के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है तो सीसैट के लिए उनको इनकरेज क्यों नहीं किया जाता कि 150 से 200 घंटे पढ़ाया जाए। सीसैट के लिए ये क्यों नहीं बोला जाता कि अगर सीसैट अच्छा हो गया तो ऑटोमेटिकली एसएससी, बैंक पीओ, आरबीआई, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। तो आपको अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से पेपर टफ नहीं हो रहे हैं, पेपर इवॉल्व हो रहे हैं, पेपर चेंज हो रहे हैं, पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। सर इस बात पर भी काफ़ी डिबेट उठाई जाती है, जैसे कई कई पॉपुलर एजुकेटर हैं जो यूपीएससी की फील्ड में, कि सीसैट है ही क्यों यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, हमको तो एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, हमको तो सीसैट की क्या ज़रूरत। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा आपने रेलिवेंट क्वेश्चन बोला है, और इस क्वेश्चन को तो मैं बहुत ज़रूरी आंसर करना चाहता हूँ। देखिए, यूपीएससी क्लियर करते हैं बच्चे जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं, इंडिया के टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स, उनके अंडर हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, राइट। ग्रेड 1, ग्रेड 2, टायर 1, टायर 2। तो आपको पता है टायर 1, टायर 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एसएससी के थ्रू या मे बी क्लैरिकल के थ्रू जो भी बच्चों की सिलेक्शन हो रही है, वो सारे के सारे बच्चे एप्टीट्यूड और रीजनिंग का टेस्ट क्लियर करके आए हैं। एग्जैक्टली। तो अगर वो लोगों के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है तो यूपीएससी के लिए जो कि एस्पिरेंट है उसके लिए कंपलसरी क्यों नहीं है? सही बात। पहला तो एक ये रीज़न है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं कि कोई ना कोई रीज़न रहा होगा कि उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं
तो स्टैटिस्टिकली आपको फाइलों को देखना होता है। जी बिल्कुल सही राइट बात तो है। आपका डेटा अच्छा होना चाहिए, आपके स्टैटिस्टिक्स अच्छे होने चाहिए, आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने रोज में 10, 100, 20 फाइलों को तो रोज पढ़ना है। सही बात है। तो रिक्वायरमेंट तो है, ऐसे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है जिसका एप्टीट्यूड अच्छा हो, जिसका डेटा अच्छा हो, जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छे हो। सही बात तो है। सीसेट तो उसी का तो टेस्ट है। एग्जैक्टली। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सीसेट की बात करते हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीसेट जो है इट इज़ नथिंग, इट इज़ मोर ऑफ डिसीजन मेकिंग, बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको भी फाइल पढ़ के कुछ डिसीजन मेक करने हैं। हाँ एग्जैक्टली। राइट सो मुझे लगता है कि सीसेट एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है, और जब से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ है क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स हैज़ इम्प्रूव्ड इमेंसली। हाँ जी हाँ जी। सर एक मतलब आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई स्टोरी बताना चाहोगे जो बहुत ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट की आपने जर्नी नोटिस करी हो और आपको लगा कि यार ये बच्चे में तो बात है, मतलब देखते ही पता लग गया कि इस बच्चे में कोई बात है, ऐसा पता लग जाता है आप टीचर्स को? डेफिनेटली पता चल जाता है, बट अगेन हम लोग एक पहलू पे काम करते हैं। अब मैं सीसेट वाले पहलू पे देखूँ तो मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे देखता हूँ जो कि बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, बट फिर देन उनका जीएस का जो है वो हमें नहीं पता होता कि जीएस कैसी है कैसी नहीं है। तो ये एक बहुत अमेजिंग एग्ज़ाम है, दे सिलेक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर्स की सिलेक्शन हो रही है, इट्स अ मिथ, इट्स अ वेरी बिग मिथ। और अगर वो क्वालिफाइंग वाला पेपर जब बना, तो अगर आप 2011 से 2014 का पेपर देखो तो लोगों को समझ नहीं आया कि वो पेपर ज़्यादा इजी था, क्योंकि उसमें नियर अबाउट 70% पेपर जो था वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग था। अच्छा। और 30% एप्टीट्यूड था। अब रिवर्स हो चुका है। अच्छा। राइट अब आप ये दो, भगवान से भी आप दो आशीर्वाद नहीं मांग सकते। एक आपने आशीर्वाद मांगा कि क्वालिफाइंग कर दो, और दूसरा आशीर्वाद आप ये मांग लीजिए कि पेपर भी आसान हो। पेपर भी आसान नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर, ये जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन का जो डिज़ाइन पार्ट है, तो ये किस बेसिस पे डिज़ाइन हुआ है? इस बेसिस पे डिज़ाइन हुआ कि हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिलेक्ट करें, या इस बेसिस पे डिज़ाइन हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फालतू के एस्पिरेंट्स को निकाल दें? देखिए, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है तो उसकी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट की वो उनको पता होती है। मेरे को ये जान के बड़ी खुशी होती है कि सिलेक्शन प्रोसेस में देयर इज़ नो बायस ऑन अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट्स। बिल्कुल। राइट जितने अर्बन स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उससे ज़्यादा रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसा कोई बायस्ड वाला वो नहीं है, पहलू नहीं है जो लोगों को लगता है अच्छा फिर वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बहुत लड़ाई है। तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इक्वली उतना ही स्टैंड करते हैं जितने इंग्लिश मीडियम स्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से इस सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी बायस नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को भी सिलेक्ट होते देखा है जो गांव खलिहान के बच्चे, और ऐसे बच्चों को भी सिलेक्ट होते देखा है जो बहुत अच्छे अर्बन सिटीज़ से हैं। जी सर, पर एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे मैं शहर का हूँ और मैं 2 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता हूँ और मेरे को बेस्ट ऑफ द कोचिंग मिल रही है, पर जो बच्चा गांव में रह रहा है उसके पास इतने पैसे नहीं है और वहाँ पे ऐसे सेंटर्स भी नहीं है कि जहाँ पर वो बच्चे ट्रेन कर ले, तो उनके लिए फेयर नहीं हो गया? ये कैसे फेयर हो गया? उन दोनों से स्टूडेंट्स के लिए कैसे फेयर हो गया एग्जामिनेशन? उन्हीं के लिए हम लोगों ने क्रैक एकेडमी का मतलब स्थापना ही इसीलिए की है। अच्छा। क्रैक एकेडमी एक ऐसा इनिशिएटिव है जी सर, जहाँ पे कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है दिल्ली जाना, अगर आप फिर से स्टैट्स की बात करें, मैं मैथ्स वाला हूँ तो मैं स्टैट्स की बात जी बिल्कुल 11 से 12% बच्चे हैं जो कि माइग्रेट करते हैं बिगर सिटीज़ के बिकॉज ऑफ स्टडीज़, कि उन्होंने जाके पढ़ना होता है, हायर एजुकेशन लेनी होती है या अच्छी कोचिंग लेनी होती है। तो 11 से 12% स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़े शहरों में चले जाते हैं। बाकी बच्चों का तो सपना ही रह जाता है बड़े शहर में जाने का, अच्छे टीचर से पढ़ने का। तो क्रैक एकेडमी एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे कि टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ में हम लोगों ने अपने सेंटर खोले हैं। वही दिल्ली के टॉप क्लास टीचर्स हैं जो कि वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा। इंडिया के टॉप क्लास टीचर मान लीजिए आप, प्लस हम लोग इंडिया के बेस्ट नोट्स देते हैं, बेस्ट ऐप है हमारी क्रैक एकेडमी की, फ्री रिसोर्सेज है, रोज़ की रोज़ हम लोग करंट अफेयर्स को अपलोड करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो क्रैक एकेडमी की स्थापना हुई इसीलिए थी कि हर बच्चे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि उसको बड़े शहर जाने की प्रॉब्लम ना आए। बड़ा शहर ही आपके पास आ रहा है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं दिल्ली वाली कोचिंग क्लास। अच्छा, यहीं से टैगलाइन आई। तो ये टैगलाइन किसका आइडिया था, ये टैगलाइन देना? ये टैगलाइन का आइडिया नीरज जी का था। अच्छा, नीरज जी आप जानते ही हैं, क्रैक जी। एकेडमी की स्थापना नीरज जी ने ही जी, की है। बिल्कुल। मैं उनके साथ पार्टनर हूँ। हाँ। तो क्योंकि उन्होंने भी दिल्ली में पढ़ाई की है, मैं दिल्ली में पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा। तो उनको ही लगा कि हम दिल्ली वाले रिसोर्सेज अगर छोटे छोटे सिटीज़ में ले जाएं
तो हो जाएगा दिल्ली वाली क्लास आपके शहर में। अच्छा, तो आप लोग की दोस्ती कब हुई, कितना टाइम हो गया आप लोग की दोस्ती को? मैं नीरज जी को 2007 से ही जानता हूँ। 2007 से? जी जी ओह माय जी। गॉड। जब क्रैक IAS उन्होंने इनिशिएट किया था, हाँ। तब से उनके साथ इन टच हूँ, बहुत सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो क्रैक एकेडमी एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएंगे जहाँ पे कि हर गली में सिर्फ और सिर्फ क्रैक एकेडमी का ही नाम होगा। जी बिल्कुल सर, तो मतलब आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि क्रैक एकेडमी एक हाइब्रिड मॉडल है, जो मतलब हम रूरल एरियाज में जाके अपने क्रैक एकेडमी सेंटर्स खोल रहे हैं और उनको ऐसा यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो कि दिल्ली में मिलता है। तो आप ये कब बोलना चाह रहे हैं इनके बारे में? जी, क्रैक एकेडमी एक बहुत अच्छा मॉडल है जिसमें कि हम जो दिल्ली वाले टीचर्स हैं उनकी क्लासेस चलती हैं, साथ में एक लाइव टीचर होता है जो बच्चों को असिस्ट करता है, साथ में सेंटर पे भी हम लोगों के पास हैंड होल्डिंग के लिए टीचर्स हैं जो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हर सेंटर में लाइब्रेरी है, हर सेंटर में वाईफाई है। अच्छा। तो बच्चों को एक्चुअली में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना नियरेस्ट क्रैक एकेडमी सेंटर ढूंढे, वहाँ पे जाके एडमिशन लें, एंड जो फीस भी है वो दिल्ली की फीस से 1/4 है। ओह माय गॉड। सो नाउ आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजी इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हो और बड़े आराम से बैठ के अच्छी फैसिलिटी से अपने ही शहर में अपने ही गांव में बैठ के पढ़ तो के मतलब पेपर हमारा क्रैक जो कर ये सकते हो। मॉडल है ये नॉर्मल जो कोचिंग इंडस्ट्रीज जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं उनसे बहुत अलग है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर ऑनलाइन मॉडल अच्छे होते जी तो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन की दुकानें तो ना खोलते। सही बात है, सही बात है, एग्जैक्टली। क्योंकि अभी देखा जा रहा है जो ऑनलाइन आए थे वो अपनी अपनी मतलब ऑफलाइन कोचिंग भी खोल रहे हैं। देखिए, कोविड के वक्त ऑनलाइन बहुत चला, पर कोविड के वक्त ऑनलाइन की सच्चाइयाँ भी बहुत सामने आई। सही बात है। अब आप ही सुनिए, मतलब हमारे बच्चों के पास उस वक्त मोबाइल टैब सब थे, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे थे वो, और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑनलाइन मोड में क्या है, पीयर लर्निंग नहीं है। सही बात है। क्यों बने गुरुकुल, क्यों बने विद्यालय, क्यों बने स्कूल? आप देखिए, हमारे पुराणों में गुरुकुल का चर्चा हुई है, तो आप खुद देखेंगे कि बच्चे, राजे के बच्चे, महाराज के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, सारे इकट्ठे जाके एक जगह पढ़ाई करते थे। पीयर लर्निंग, राइट। अगर आप उसी तरह के प्रोसेस में बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चे एक दूसरे से भी तो सीखते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन भी तो करते हैं। तो उस कारण जब कोविड गया उसके बाद लोगों ने फिर से रेगुलर क्लासरूम्स में जाना शुरू किया, रेगुलर कोचिंग लेनी शुरू की, क्योंकि उनको समझ में आया कि देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो हम लोगों ने उसका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन ये किया कि हमने हाइब्रिड मोड दे दिया, जो कि आपको बेस्ट टीचर्स भी मिल रहे हैं, आपको लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग भी मिल रही है, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मिल रही है, इन सेंटर हैंड होल्डिंग भी मिल रही है। हाँ, तो सर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे क्रैक एकेडमी सेंटर पे जाना है, अब मैं वहाँ पे जाके पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अब मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप मुझे क्रैक एकेडमी के इंटरफेस पे आप मुझे पढ़ा रहे हो, स्क्रीन पे मुझे पढ़ा रहे हो, अब मुझे डाउट आए तो मैं उन डाउट्स को कैसे एड्रेस कर पाऊंगा? डाउट रिजॉल्व करने के हम लोगों ने 3-4 प्रोविज़न बनाए हैं। अच्छा। एक तो जो टीचर क्लासरूम में ही आपके साथ लाइव इंटरेक्ट कर रहा है वो आपके डाउट्स को बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने हर बच्चे को, जिसको भी हम क्रैक एकेडमी में लेके आते हैं, उसके लिए ऐप प्रोविज़न है। अच्छा। उस ऐप प्रोविज़न में जैसे ही वो बच्चा इनरोल होता है तो उसके 2-3 वो खुल जाते हैं, मॉड्यूल खुल जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग मॉड्यूल खुल जाते हैं। तो बच्चा उसमें भी एक टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है और उसका क्वेश्चन 24 आवर्स में रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा। प्लस हमने ऐप में ही एक प्रोविज़न बनाया है जिसको कहते हैं कमोडिटी। अच्छा। तो सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एक कमोडिटी बनी है, हर टीचर की वहाँ पे कमोडिटी बनी है। जी बिल्कुल। तो सपोज बच्चे ने क्लास लगाई, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते उसको डायरेक्ट टीचर से ही इंटरेक्ट करना है। तो उस बच्चे ने कमोडिटी खोलनी है, टीचर को कनेक्ट करना है, सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, फ़ोटो खींचनी है, वो भेज देनी। अब वो मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ, मैंने ओपन किया, जैसे ही मैंने ओपन किया मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की, क्लिक किया, फ़ोटो खींची और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेज दिया। अच्छा। बहुत सारे टीचर इस प्रोविज़न का यूज़ टेलीग्राम के थ्रू करते हैं, सही बात है, व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, रेगुलर मैसेजेस के थ्रू करते हैं। तो हमने अपनी ऐप में ही वो इनबिल्ट कर लिया ताकि कोई भी बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 3-4 जरिए ढूंढ सके, उसको कोई ज़रूरत ना पड़े इधर उधर भागने की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्ट्रैक्शन भी कम होती है बच्चों की। डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इमीडिएट इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हाँ सर, अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मैंने जैसे क्रैक एकेडमी के बारे में पढ़ा, तो एक हमारा प्रोग्राम चलता है मेरे शहर के 100 रत्न प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम के बारे में एक्चुअली है क्या, मेरे शहर के 100 रत्न प्रोग्राम? देखिए अभिषेक, मैं तो एक गांव से बिलोंग करता हूँ जी।
तो सर किस गांव से बिलोंग करते हैं? मेरे गांव का नाम सुवद्दी है। अच्छा। ये लुधियाना के पास है। अच्छा। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि थोड़ा सा गाइडेंस अच्छी थी मुझे, और अच्छे टीचर्स मिलते गए, अच्छे साथी मिलते गए, तो आगे बढ़ते गए। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मेरे शहर के 100 रत्न उन बच्चों के लिए इनिशिएटिव है जो बच्चे छोटे गांव में हैं, कस्बों में हैं, तो उनके लिए हमने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा है। जो भी बच्चा हमारे टेस्ट देता है, फ्री टेस्ट लेते हैं हम लोग, और जो बच्चा उसमें एक्सेल करता है तो उसको हम मेरे शहर के 100 रत्न प्रोग्राम के थ्रू उसको सम्मानित करते हैं। अच्छा। ये हम लोगों ने हर सिटी में, हिमाचल में अभी शुरू किया है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू किया है। हम लोगों ने फ्री टेस्ट कराए हैं, फ्री वर्कशॉप्स दी हैं बच्चों को, और उन बच्चों को सम्मानित किया है। तो जब एक बच्चा है, एक छोटे से कस्बे में बैठा है, जब वो उसको ऐसा अच्छा लगता है कि जी मैं अपने शहर का रत्न हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, जैसे तभी वो राजे महाराजा कहते थे, अकबर के पास 9 रत्न होते थे, हाँ। हम हर शहर में से 100 रत्न निकालेंगे। वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो बच्चे तैयारी करेंगे, और वो डेफिनेटली कोई ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। बट अदर देन दैट, आप ये सोचिए कि उस बच्चे के कॉन्फिडेंस में कितना अंतर आता है। वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जब हमने ये मेरे शहर के 100 रत्न शुरू किया, और बहुत सारे बच्चों को हम बना चुके हैं, और हम लोगों ने उनमें इमेंस इम्प्रूवमेंट देखी है बच्चों में। तो सर जैसे आप स्मॉल सिटी से बिलोंग करते हैं, जो आपने शहर बताया अपना, तो स्मॉल सिटी में जो एस्पिरेंट्स रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मतलब आपने क्या फेस किया, और आप अभी भी जाके देखते होंगे, तो उन बच्चों को क्या ऐसा फेस करना पड़ता है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है उनके लिए? देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा एक चैलेंज होता था। तो ऐसा लगता था कि कोई कुछ बता देता था। सर, पर मतलब ये किस साल की बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ 90s की। अच्छा, हाँ, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता इंटरनेट तो वगैरह। इंटरनेट था नहीं, तो नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, प्लस लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं जी थी, बिल्कुल। तो बुक्स भी नहीं होती थी। आजकल तो बच्चों को इमेंस एक्सेस है थ्रू टेलीग्राम, थ्रू अदर मीडियम्स, कि बच्चों को हर चीज़ उनके घर बैठे मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से तब ये था कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा एक रोल था। तो ऐसा था कि घर में किसी ने कहते टीचर बनना है, तो कहता ठीक है टीचर ही बनना है। उसको ये पता ही नहीं था कि आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हो, आप हिस्टोरियन भी बन सकते हो, आप राइटर भी बन सकते हो, आप पेंटर भी बन सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका कैरियर जो है वो उसी में डिफाइन हो गया, क्योंकि किसी ने कुछ और बोल दिया। सही बात है। राइट। अब मुझे लगता है कि अब की प्रॉब्लम क्या है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कि बच्चे चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू चूज़। एक दिन वो कुछ और सोच रहा है, एक दिन कुछ और सोच रहा है। बिकॉज देखिए, गांव तक, कस्बों तक मोबाइल का तो एक्सेस हो गया, इंटरनेट का तो एक्सेस हो गया। तो ये प्रॉब्लम आज भी उतनी ही है। सर जैसे मैं भी एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरठ के पास एक गांव है सरधना करके। तो मैंने जब वहाँ पे जाके देखा तो मैं देख रहा हूँ कि यार इन लोग में तो विश्वास ही नहीं है। वो लोग तो सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती करते हैं, भर्ती बोलते हैं वहाँ पे, बोलते हैं भर्ती मार लो, भर्ती मार लो। तो उनके दिमाग में तो आ ही नहीं पाता कि मैं यूपीएससी भी क्लियर कर सकता हूँ। वो तो सोच ही नहीं पाते कि मैं यूपीएससी करूँ। इस मिसकंसेप्शन को कैसे दूर किया जा सकता है? इसीलिए हम लोगों ने इस तरह के प्रावधान रखे हैं। मेरे शहर के 100 रत्न, हम लोग फ्री टेस्ट करवा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ हम लोगों ने एक टाई अप किया है, जहाँ पे कि पूरे गवर्नमेंट के स्कूल्स में हम लोग टेस्टिंग करवाएंगे। उन बच्चों को टेस्ट के बाद हम लोग एड्रेस करेंगे, उन लोगों को काउंसलिंग करेंगे, कैरियर काउंसलिंग के थ्रू उनको समझाएंगे कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पुलिस में ही जा सकते हो या आप कांस्टेबल भी बन सकते हो। हिमाचल में बहुत सारे बच्चे आर्मी में ही सिर्फ जाना चाहते हैं, उनको लगता है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सही बात है। तो यही प्राविधान हम लोगों ने इसके थ्रू क्रिएट किया है, जहाँ पे हम बच्चों को कनेक्ट करें, छोटे छोटे गाँव के बच्चों को भी समझाएं कि आप IAS की तैयारी भी कर सकते हो, आप आर्मी की तैयारी भी कर सकते हो, आप लॉ एंट्रेंस भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम आपको अच्छा कैरियर ऑप्शन दे सकते हैं। तो मतलब सबसे बड़ी समस्या तैयारी करने से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि वो सपने ही नहीं देख पा रहे। ये सब आपको लग रहा है कि ये चैलेंज है? सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बच्चा सोच ही नहीं पाता, उसका ड्रीम ही नहीं है जी। क्योंकि उसका वातावरण ऐसा है, उसका साथ ऐसा है कि उसको लगता है कि यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। तो जब बच्चों को ये पता चलेगा कि रास्ते तो बहुत हैं और उन रास्तों को पाने के लिए जो प्रोविज़न है वो क्रैक एकेडमी के थ्रू उनके घर में ही उनको मिल रहा है, तो क्यों नहीं बच्चे सपने लेंगे।
डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े सपने लेंगे। सर ऐसी कोई स्टूडेंट की कहानी है जो मतलब आपने सुनी और ऐसे रोंगटे खड़े हो गए हो, मतलब आपको आज तक इंस्पायर करती है, कोई स्टूडेंट आप जानते हो ऐसा, अगर ध्यान से अगर सोचो तो? हमारे ही क्रैक में हमारे साथ बहुत सारे इस तरह के बच्चे एसोसिएटेड रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल? एक बच्चा है मोइन। अच्छा, मोइन है, वो मोइन। उत्तर प्रदेश से हैं, 263 रैंक है 2022-23 में। अच्छा, तो मोइन की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। वो हिंदी मीडियम से हैं, वो 3-4 साल उन्होंने दिल्ली में बिताए हैं। हमारे साथ भी उन्होंने बहुत क्रैक एकेडमी में मेहनत की है। और आज भी अगर आप मिलोगे, वो अब IAS ऑफिसर बन चुके हैं, पोस्टिंग हो चुकी है, पर आज भी वो उतने ही सिंपल हैं जितने सिंपल वो पढ़ाई करते वक्त, तैयारी करते आप वक्त। कांटेक्ट में हो मोइन के साथ? मोइन के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में। अच्छा। बहुत सारे, वैसे तो हज़ारों हैं, हाँ। पर अगर आप बोलेंगे इंस्पिरेशनल स्टोरी तो मोइन की स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। बट फ्रैंकली बहुत सारे नहीं, सारे भी जितने भी बच्चे क्लियर करते हैं, दे आर इंस्पिरेशनल। रैंक नंबर 2 अनिमेश प्रधान जी, है, जी, जी। वो हमारे साथ ही थे, तो उसकी स्टोरी भी बहुत बहुत ऑ इंस्पायरिंग है। ही लॉस्ट हिज मदर वाइल प्रिपेयरिंग, फिर भी उसमें इतना जज्बा था, उसने तैयारी की, पहले ही अटेम्प्ट में पेपर क्लियर किया और रैंक नंबर 2 लिया। तो आप सोच सकते हो कि वो बच्चा कितना बड़ा इंस्पिरेशन बन सकता है इन बच्चों के लिए जिनको अभी पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। पर जैसे सर आपने बोला मेरे शहर के 100 रतन, उनकी सिलेक्शन कैसे होती है? तो हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैक्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, तो उनकी सिलेक्शन इसके थ्रू क्या पार्शियली ट्रांसपेरेंटली होती है? देखिए, जो भी सिलेक्शन होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी। एक ही टेस्ट है जो थ्रू आउट द स्टेट कंडक्ट किया जाएगा और उसी का रिज़ल्ट आएगा। उसी के रिज़ल्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, स्कॉलरशिप्स भी फ्री हैं बच्चों के लिए। तो एक ही मापदंड है हर बच्चे को सिलेक्ट करने का। और जो पेपर है, इट हैज़ बीन क्यूरेटेड बाय पीपल फ्रॉम IIT MIT बॉस्टन। अच्छा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पेपर है। सही बात है। बट इट इज़ अ पेपर विच एक्चुअली टेस्ट यू टू गुड लेवल। तो हर बच्चे को एक बार वो टेस्ट अगर वो देगा तो हमें भी समझ में आ जाएगा कौन सा बच्चा किस लेवल पे तो सर इस टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, मतलब अगर कोई देना चाहता है तो ये प्रोग्राम? ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वेबसाइट पे जाके भी उसके लिए इनरोल कर सकते हो। वेबसाइट का नाम बता दीजिए सर प्लीज़। crack.academy। बिल्कुल सिंपल। हाँ। और अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्रैक एकेडमी के नाम से है, एंड्रॉयड पे है, iOS पे है, आप उस पे जाके भी डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें भी ये प्रोविज़न है। प्लस गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को तो गवर्नमेंट खुद ही बोल रही है, इनकरेज कर रही है। सो सारे के सारे बच्चे वो टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। प्राइवेट स्कूल के बच्चे वैसे भी अपीयर होंगे। अदर देन दैट अगर किसी को करना है तो हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकता है। तो सर ये जो जैसे और भी स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अलग अलग कॉर्पोरेशन चलाती है, जैसा आपके हमको बताया, हमारा स्कॉलरशिप जो वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो उन स्कॉलरशिप से कैसे अलग है? देखिए, हर स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली तो स्कॉलरशिप टेस्ट फ्रेम किया जाता है कि बच्चे को देखने के लिए कि ये बच्चा आगे जाके क्या कर सकता है। बट हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इट इज़ बेसिकली फॉर पीपल दोज हु कैन नॉट अवेल गुड कोचिंग। तो हम लोगों ने जो फ्रेम किया हुआ है इस टेस्ट को, वो उन पैरामीटर्स पे किया हुआ है कि शहर का बच्चा भी इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, बट गांव का बच्चा भी इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। सो इन टर्म्स ऑफ, मैंने बोला पैरामीटर या मापदंड की अगर आप बात करोगे तो इट्स अ वेरी फेयर एग्जामिनेशन फॉर एनी बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो हमें, क्योंकि हमने बच्चे को इसलिए नहीं सिलेक्ट करना है कि हमने उसको कोचिंग देके एम्पावर करके उससे रिजल्ट लेके आना है। सही बात है। हमने बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए इसलिए सिलेक्ट करना है ताकि वो सपने देख सके और उन सपनों को पूरा कर सके क्रैक एकेडमी के थ्रू। तो सर ये स्कॉलरशिप का आइडिया कैसे आया आपको? देखिए, ये आइडिया जो है ये नीरज जी का आइडिया है ना। अच्छा। और मैंने देखा है कि उनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, रोज़ उनके मन में कोई नई सोच आती है। और दूसरा मुझे लगता है कि सिंस वो भी एक गांव की बैकग्राउंड के हैं, मैं भी एक गांव की बैकग्राउंड का हूं, तो हमें ये समझ में आता है कि ऐसे प्रोविज़न जो हैं वो गांव खलिहान के बच्चों के लिए, छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले बच्चों के लिए एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप देखेंगे रिज़ल्ट वाइज भी, जब हमने टेस्ट कंडक्ट भी करवाए हैं, तो जो बच्चे छोटे कस्बों से थे, गाँव से थे,
उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ही बेहतर रही है, उनका एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत अमेजिंग रहा है। तो आई जस्ट लव नीरज जी फॉर दिस थिंग, जो उनकी क्रिएटिविटी है इस पार्ट में, दैट इज़ रियली अमेजिंग। हाँ, तो मैंने सर न्यूज़ में पढ़ा है कि हमारे साथ चीफ मिनिस्टर्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए इन बच्चों के लिए, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ हमारा मेमोरेंडम साइन हुआ है, जहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश में जो भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहा है वो बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एलिजिबल है, उसे 1 रुपया भी फीस नहीं ली जाएगी। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया जाएगा, और जब वो रिजल्ट आता है तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू, क्रैक एकेडमी के थ्रू उनको सम्मानित भी किया जाएगा। ओह, नाइस नाइस नाइस। सो सर, जो क्रैक एकेडमी सेंटर है जो हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, तो अगर मेरे को क्रैक एकेडमी सेंटर खोलना है तो मैं उसके लिए कैसे अप्लाई कर पाऊंगा? देखिए, आप crack.academy वेबसाइट पे जाइए, अच्छा। और जाके आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आप एक बार सिर्फ़ और सिर्फ हमसे कनेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको अपने आप कॉल करेगी, आपसे आके मिलेगी, हैंड होल्डिंग करेगी, आपको प्रोसेस समझाएगी। और डेफिनेटली हम तो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दें। एक अच्छा इनिशिएटिव है एजुकेशन के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एजुकेशन को सेटअप करना चाहते हैं, बट उनकी प्रॉब्लम क्या है, टीचर एज ए रिसोर्स उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट इज़ द रीज़न। देखिए, एक अच्छा टीचर अगर है कोई छोटी सी जगह से, वो सोलन में अच्छा टीचर है, उसका बहुत नाम हो गया तो वो चंडीगढ़ आ जाता है। अब वो चंडीगढ़ वाला जो अच्छा टीचर है वो दिल्ली चला जाता है। आपके सामने बैठा हूँ मैं। सही बात है, सही बात है। तो हम अगर कुछ कर सकते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उन अच्छे टीचर्स को छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, शहरों में इसी तरीके से भेज सकते हैं। अच्छा। जहाँ पे कि आप कोचिंग सेंटर खोलिए और कोचिंग सेंटर में बच्चे आएँ, वो इंडिया के टॉप क्लास एजुकेटर से पढ़ें, और डेफिनेटली अपना जो एम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का, वो पूरा करें। सर, इसी यूपीएससी की इस टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं, तो आपको क्या लगता है टॉप 10 ऐसी क्या टिप्स आप बच्चों को देना चाहोगे कि जो कि उनके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को बिल्कुल बदल सकता है? ऐसी क्या 10 चीज़ आप बोलना चाहोगे लगातार लगातार जल्दी जल्दी से? अभिषेक, मैं 10 चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता हूँ। अच्छा। मैं बहुत सिंपल चीज़ों पे विश्वास रखता हूँ। हाँ। तो मैंने वो छोटे होते हम लोगों ने एक सीरियल देखा, तो अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है? सही बात है। तो बोला सर मेरे को तो मछली की आँख दिख रही है। एग्जैक्टली। तो मेरा तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने एक एम बना लिया यूपीएससी की तैयारी करने का, तो डरो मत। जब आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तैयारी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर सिंपली मैं आपको बताऊं, 50% बच्चा जो है, अगर 100 बच्चा तैयारी कर रहा है तो 50 बच्चा जो है वो मिडवे ही छोड़ जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तैयारी नहीं हो रही होती, अच्छे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अच्छी कोचिंग नहीं होती है, सर्कमस्टांसिस नहीं होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो 50% बच्चे तो उसी कारण तैयारी छोड़ जाते हैं। सिर्फ 50% बचता है। वो 50% में से जब वो पेपर में एंटर करते हैं सिर्फ 25 रह जाता है डर के कारण। अब वो जब एग्ज़ाम देखता है तो फिर वो 12.5 रह जाता है। तो अगर 100 तैयारी करें तो 12.5 ही हैं जो अच्छी तैयारी करते हैं। तो पहले तो आप 100 में से 12.5 में आइए, और करेज रखिए। करेज रखिए। करेज, पेपर आपकी नॉलेज के साथ आपके करेज को भी टेस्ट करता है। Exactly. अगर आप तैयारी अच्छी करते हो, 100 में से 12.5 पे आ जाते हो और करेज के साथ पेपर देते हो, आपका पेपर क्लियर होता है। सर, एक चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस की, मतलब जनरली अभी हमने देखा था कि पार्लियामेंट में इशू गया था कि यूपीएससी को एग्जामिनेशन ना साल में 2 बार कराना चाहिए, पर फिर क्या बोलते हैं वो पता नहीं किस वजह से रिजेक्ट हो गया वो चीज़, कि उन्होंने सुना ही नहीं पार्लियामेंट्री कमेटी ने। तो क्या अब देखो जो प्रोसेस हो जाता है एक आईएएस बनने का, तो 2 साल के लिए माना था, तो आप सरकार चाहती है कि आप ये 2 साल को एक अग्नि परीक्षा की तरह हो, क्योंकि आगे जाके जब आप आईएएस बनोगे तो भी आपका यही काम रहेगा, आपको परसिवरेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो क्या यही लॉजिक है इसके पीछे कि सरकार साल में 2 बार नहीं कराना चाहती एग्जाम? देखिए, साल में अगर 2 बार हो गया तो उसमें फिर से प्रोसेस इतना लंबा है ये, क्योंकि पहले यहाँ तो हो कि ये 1 डे टेस्ट हो, जैसे एसएससी बैंक भी हो कि आपने एमसीक्यू वाला टेस्ट लिया, बच्चे सेलेक्ट किया, ओवर। जी बिल्कुल। बट ऑब्वियसली सरकार भी यही चाहती है, यूपीएससी भी यही चाहती है कि एक जो बच्चा जिसको सिलेक्ट किया जाए वो सिर्फ एमसीक्यू में अच्छा ना हो, वो आंसर राइटिंग में भी अच्छा हो। आंसर राइटिंग बहुत की है। एक ऑफिसर है, उसको एक्चुअली में जो भी लिखना पड़ता है वो छोटे से छोटे संकीर्ण शब्दों में लिखना पड़ता है, 100, 150, 200 में। तो ऐसा नहीं है कि कि आप ये लगाओ कि सिर्फ एमसीक्यू क्लियर किया तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। आप एमसीक्यू क्लियर करके स्टेज 1 से जाते हो, फिर स्टेज 2 में आपकी आंसर राइटिंग देखी जाती है, आपकी ओवरऑल नॉलेज देखी जाती है, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल लैंग्वेज टेस्ट होते हैं। बिकॉज आपने इंडिया के टॉप
ओहदे को रिप्रेजेंट करना है तो आप एक ऑलराउंडर होने चाहिए। उसके बाद जब आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके बाद इंटरव्यू देखी जाती है कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप में रीजनिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं। तो अगर ये साल में 2 बार हो गया तो वो एक सिस्टम बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि मे बी वही एक रीज़न रहा होगा। बाकी मुझे लगता है कि यूपीएससी इटसेल्फ या गवर्नमेंट इटसेल्फ दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक बच्चे ये नहीं समझेंगे इट्स अ सिलेक्शन प्रोसेस, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये जो हेज़ है उनके माइंड से क्लियर हो जाएगी। ये एग्ज़ाम आपको एस्पिरेंट नहीं बनाता, राइट? अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी आप एस्पिरेंट हो, अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तब भी आप एस्पिरेंट हो। तो एस्पिरेंट का नाम आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ मत जोड़ें। तो मतलब प्रॉपर अग्नि परीक्षा से होके वो आपको जाना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आपने इंडिया के टॉप क्लास ऑफिसर बनना है तो टॉप क्लास मेहनत और टॉप क्लास अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो सर अभी 2025 के प्रीलिम्स में 100 से 100 ही दिन अप्रोक्सीमेटली रह गए हैं, तो आप बच्चों को ऐसी क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो इस प्रीलिम्स को क्लियर कर ले? टेस्टिंग के बिना पेपर देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जितने से ज़्यादा टेस्ट हो सकें, जैसे अभी आप 24 टेस्ट लगाइए जीएस फाउंडेशन के 1 के, जीएस पेपर 1 के, विच मीन्स अगर 12 वीक रह गए तो रोज़ के हर वीक के 2 टेस्ट आपको करने चाहिए और सीसैट का 1। सो 24 जीएस के और 12 सीसैट के टेस्ट प्रॉपरली लगाएं, उनको एनालाइज करें, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करें, ताकि जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाएं तब आपको ये लगे कि आप 25वां टेस्ट जीएस पेपर 1 का दे रहे हो और 13वां टेस्ट सीसैट का दे रहे हो। मतलब प्रॉपर इटरेशन बाय इटरेशन। और आप टेस्ट का टाइम उसी टाइम पे रखिए जिस टाइम पे पेपर होता है, 10 से 12, 2 से 4, तो उसी टाइम पे टेस्ट दो, ताकि आपको जब आप टेस्ट रेगुलर देने जाओ, अब आप रात को बैठ के टेस्ट दे रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या है? सही बात, राइट? टाइमिंग भी वही रखें जो यूपीएससी ने डिफाइन की हुई है, ताकि आपको आदत पड़ जाए उस टाइम पे एनालिटिकली सोचने की। तो मतलब आप अभी भी ट्रेनिंग फेज में हो, मतलब इसको तैयारी मत समझो, आप ट्रेनिंग में ही हो। जो बच्चे रिजल्ट लेके आते हैं वो प्रॉपरली करते हैं, रिजल्ट तभी आते हैं। टेस्टिंग बहुत बड़ा पैरामीटर है जो बच्चों को समझना चाहिए। जी सर, इस बार जैसे यूपीएससी का लास्ट ईयर की क्या बोलते हैं एकदम पैटर्न चेंज हो गया, पेयर वाले क्वेश्चन पूछे जाने लगे यूपीएससी प्रीलिम्स में, जो कि चेंज हो गया। अभी 2025 चल रहा है, तो आपको क्या लगता है 2030 तक कैसे क्वेश्चन आने लगेंगे यूपीएससी में? देखिए, यूपीएससी की ब्यूटी यही है, यू का मतलब ही अनप्रडिक्टेबल है। तो कभी भी किसी भी पेपर में आप तैयारी करके जाते हैं, तैयारी करें, टेस्टिंग करें, पर एक प्री कंसीव नोशन के साथ ना जाएं कि पेपर इस तरह होगा कि पिछले 2 साल से उसने एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी पूछा है तो तीसरे साल भी एनवायरनमेंट ज्योग्राफी ही पूछेगा। गलत। 2023 के सीसैट में नंबर सिस्टम से 17-18 क्वेश्चंस थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 6-7 क्वेश्चन थे। 24 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन ही नहीं आया। सही बात है। तो आप क्यों सोचना ना, आप हर कुछ तैयार करके जाओ और टेस्ट होके टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट अच्छे से करो, बहुत सारे टेस्ट लगाओ और जाओ और उस दिन जाके परफॉर्म करो। सर जैसे आगे हमने देखा, अभी हम बात कर रहे थे इस बारे में कि बहुत ही कम % लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तो उनके लिए अगर उनको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना हो या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो, तो आप क्या सलाह देना पड़ेंगे कि जिनको एजुकेटर्स बनना है या जिनको कोचिंग सेंटर खोलने हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, लाइफ में एक तो यूपीएससी में और लाइफ में बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का सक्सेसफुल क्राइटेरिया है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, और लाइफ में सक्सेसफुल होने का क्या क्राइटेरिया है कि आप खुश हो। ठीक है, आप अपने परिवार के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो और आप खुश हो। तो अगर कोई बच्चा है जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अगर नहीं सिलेक्शन हो तो कभी फेल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह लगा हुआ है। और डेफिनेटली क्रैक एकेडमी एक ऐसा सेटअप है, ऐसा एक इनिशिएटिव है। आप हमारे से जुड़ सकते हो, आप अपने घर जाके क्रैक एकेडमी का सेंटर खोलिए, क्रैक एकेडमी का सेंटर चलाइए। आपकी जो नॉलेज आपने गेन की है यूपीएससी की तैयारी करते हुए, उस नॉलेज को आप परिपूर्ण कर सकते हैं। तो क्रैक एकेडमी सेंटर के लिए मैं कैसे अप्लाई करूंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ आइडिया मिल सकता है? तो देखिए, प्रोसेस आजकल तो बहुत आसान हो गया अभिषेक। आपने crack.academy खोलनी है, वहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा, आप वो टैब ओपन कीजिए, उसके बाद हम खुद ही हैंड होल्डिंग करके आपको सब कुछ समझा देंगे। तो उसके अलावा आपको स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल। सर, आप ऐसी क्या एडवाइस देना चाहोगे, चाहे वो स्मॉल सिटी से बिलोंग कर रहा हो एस्पिरेंट या लार्ज सिटी से बिलोंग, ऐसी क्या एडवाइस देना चाहोगे जो आप चाहते हो कि बच्चा हर कोई फॉलो करे? एक चीज़, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ सबको। हम लोगों ने भी छोटी छोटी कोशिशें की हैं और छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़े बड़े कदम अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों को।
हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहना चाहिए और सक्सेस अपने आप ही मिल जाती है। जी 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 सर, अभी एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आ गई मार्केट में कि एआई एजुकेटर्स को रिप्लेस कर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है कि एजुकेटर्स को रिप्लेस कर देगा, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, एआई के कारण बहुत सारे जॉब लॉसेस तो हुए ही हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट एक अच्छा टीचर जो है उसकी कमी कभी ना तो कंप्यूटर पूरी कर पाया है, ना ही कोई कोड पूरी कर पाया है, क्योंकि टीचर एक ऐसा शख्सियत होती है। अगर आप देखिए, माँ बाप और भगवान के बाद हम टीचर्स को ही हमेशा थैंक्स करते हैं, अपने कैरियर के लिए भी, अपने पैशन के लिए भी और अपनी लाइफ के लिए भी। तो आने वाले वक्त में कैसे रिप्लेसमेंट होगी ये मुझे पता नहीं, बट टीचर की वार्मथ एआई तो नहीं दे पाएगा। सर, तो आपको क्या लगता है जो क्रैक एकेडमी का भी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, ये क्या गेम चेंजर होगा, क्या रिवॉल्यूशन लाएगा एजुकेशन की फील्ड आ में? चुका है, क्रैक एकेडमी आ चुका है, रेवोल्यूशन तो ऑलरेडी आ चुका है। डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, तो वो इस रेवोल्यूशन का पार्ट बने। क्रैक एकेडमी का मतलब ही रेवोल्यूशन है। तो सर चलते चलते कोई सीसैट के ऊपर कोई टिप दे दो बच्चों को ये पॉडकास्ट के अंत में, ताकि उनको लगे कि कुछ सीख लिया आज। कुछ भी छोड़ के ना आ जाएं पेपर में। हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे एनालिसिस हैं जो कि मुझे लगता है बहुत गलत हैं। तो अगर आप पिछले 2011 से लेके 2024 तक के एग्ज़ाम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो लीनियर इक्वेशन से पूछे गए हैं। अच्छा, ठीक है, नंबर सिस्टम से नहीं पूछे गए हैं। अच्छा। राइट, तो प्लीज़ सारे टॉपिक करो, छोड़ना कुछ नहीं है। कुछ पता नहीं अगले साल नंबर सिस्टम आए ना ज्योमेट्री आ जाए, तो सब कुछ करके जाओ, प्रॉपर करके जाओ। क्रैक एकेडमी पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारी तैयारी ढंग से करो और पेपर में कभी भी प्री कंसीव नोशन से नहीं जाना है। मैं सारे बच्चों को यही बोलता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आज के लिए आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला अपने लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्रैक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर हम ऐसी कई सारी वीडियोस लेके आएंगे जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे वाले बच्चे के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।